Hello everyone, welcome back to NEETPOT. In the previous section we discussed about the infertility, जिसमें हमने बात की कि infertility क्या होता है, infertility के क्या reasons हैं, मेल में infertility कैसे होता है, फीमेल में infertility कैसे होता है। इसके अलावा हमने कुछ डेटा देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में और इंडिया में कितने इनफर्टाइल कपल्स पाए जाते हैं और उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इनफर्टिलिटी के बाद हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे जो कि इनफर्टाइल कपल को असिस्ट करेगा, ऐसे टेक्निक्स के माध्यम से, ऐसे प्रोसीजर को अपनाकर जो इनफर्टाइल कपल है उनको भी या वो भी अपने बेबीज या अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी आइए उसी के बारे में आज हम लोग शुरू करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सो लेट्स स्टार्ट विद दी आर्ट और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सो जब हम लोग आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट को पढ़ने से पहले या समझने से पहले कुछ बातें बहुत ध्यान देना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जो आर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं दे आर वेरी इन्वेसिव एंड एक्सपेंसिव, यानी वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है और साथ ही वो एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा जो आर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं दे रिक्वायर द हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल्स टू हैंडल इट, एंड इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए इंडिया में सिर्फ कुछ फ्यू सेंटर्स हैं, यानी कुछ सिटीज़ हैं जहां पे आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे रिप्रोडक्टिव असिस्टेड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। सो art is very invasive and expensive। इसके अलावा अगर बात करें तो requires highly qualified professional, highly qualified professionals to handle the instruments। और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, वही कर सकते हैं। नॉर्मल जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं दे कैन नॉट परफॉर्म अनटिल अनलेस दे आर ट्रेन। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन सी टेक्निक्स की हम लोग बात करते हैं। जनरली इसमें जो हम लोग टेक्निक की बात करेंगे उसमें 6 ऐसे टेक्निक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के इर्द गिर्द सारे टेक्निक्स कंप्लीट होते हैं। उसको हम लोग याद कर लेते हैं या यूं कह लें कि लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर उसके डिटेल में जाएंगे क्या क्या है। सो ये कुछ 6 लेटर्स हमने लिखे हैं। आइए आई फॉर IVF एंड ET यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। Z फॉर जिफ्ट, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सो सेकेंड इज जिफ्ट। उसके बाद फिर है I से IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। उसके बाद है G फॉर गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और फिर I से है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे A यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो अब आप देखिए कि ये 6 टेक्निक हमें पढ़नी है और इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा जो आर्ट है हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैं इसको आपको 5 मिनट में कवर करा सकता हूं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये सारा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ें और कुछ हम यहाँ पे नोट्स भी लिख दें सो दैट कि जो बोर्ड के लिए और नीट के लिए दोनों के लिए कर रहे हैं दोनों के लिए हेल्प हो जाए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IVF की। अगर IVF की बात करें तो IVF बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह हुआ, जब भी इन विट्रो आए इसका मतलब यह है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी इसको बोलते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यह शरीर के बाहर परफॉर्म किया जाता है, जब शरीर के भीतर किया जाता है उसको बोलते हैं इन वीवो। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा या बुक में कि आउट ऑफ दिस सेल, यानी सेल के बाहर इन विट्रो और सेल के भीतर इन वीवो, बात एक ही है। यानी सेल से बाहर जब आपने कोई भी परफॉर्म किया, कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म किया, उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। अब जब सेल की बात है तो कोई रूम में बैठ के नहीं है, प्रॉपर लेबोरेटरी में हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशंस होते हैं, रिक्वायर्ड जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसके लिए बात करते हैं अभी। अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं नॉर्मली कि स्पर्म एंड ओवम आर कलेक्टेड from respective male and female, and मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड मेड देम fertilize to form zygote। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक मेल से, अभी हमने यहां पे लिखा है कि रेस्पेक्टिव मेल एंड फीमेल, यानी हस्बैंड एंड वाइफ जो कि कपल हैं, जो कि प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या करेंगे कि मेल का स्पर्म लेंगे, फीमेल का ओवम लेंगे, कलेक्ट करेंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्पर्म कलेक्ट किया, ओवम कलेक्ट किया, उसको फर्टिलाइज किया। लेट्स से कि ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को कलेक्ट किया, दीज आर दी स्पर्म्स, ठीक है। और ये कोई पेट्री डिश है मान लीजिए, और इस पेट्री डिश पे ओवम को कलेक्ट किया, ठीक है, और इन दोनों को फर्टिलाइज कराया, यानी यहां पे स्पर्म आया और फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज होने के बाद यहां पे जाइगोट बना। चूंकि ये शरीर से बाहर हो रहा है इसीलिए वो इसको क्या बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया, इसको हम लोगों ने आईवीएफ के द्वारा फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया, जाइगोट हुआ। अब इस जाइगोट को उठाकर हमने क्या किया, यूट्रस में डाल दिया, या यूं कह लें कि फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कहां आप कर रहे हैं। तो इस जाइगोट को यूट्रस में जब ट्रांसफर आपने कर दिया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आपके जहन में बात आएगी, ये जाइगोट हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली जाइगोट के बाद जो है जो एम्ब्रियो बनता है, यानी या यूं कह लें कि जो प्री स्टेज होता है या अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो होता है, उस जाइगोट को उठाकर हमने क्या किया, यूट्रस में रख दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब इस एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ईटी डिफरेंट हो सकता है, यानी जाइगोट में कितने सेल्स हो सकते हैं, कितने स्टेज में कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का आई थिंक कंप्लीट हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं आईवीएफ एंड ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जिफ्ट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए ये जैसे कि नाम ही से क्लियर है, जिफ्ट में हम लोग जब बात करते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब जैसे अगर आपको टिपिकल स्ट्रक्चर याद हो यूट्रस का, तो कुछ इस टाइप से होता है, लेट्स से कि कुछ इस टाइप से यूट्रस बना हुआ है, ये यहां पे सर्विक्स है और
कुछ इस टाइप से फिम्बरी पाए जाते हैं। मैं अभी पूरा नहीं बना रहा हूं, एक समझने के लिए आपको। और यहाँ पे ओवरी होता है और ओवरी से ओवम रिलीज होता है। दिस इज द सर्विक्स पार्ट। और सर्विक्स के बाद यहाँ पे ये वेजाइना होता है। लेट्स से दिस इज द वेजाइना और ये वेजाइना है। दिस इज द वेजाइना और ये जो है ये वाला पार्ट सर्विक्स का होता है। सो समहाउ अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप से जो यूट्रस का डायग्राम है कुछ इस टाइप से है। ये इंडोमेट्रियम की वॉल है, ये यूट्रस है और इस तरह से। अब देखिए मुझे समझाना ये है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। आपको पता है ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फिर अलग अलग हिस्सा है, एम्प्यूला, इस्थेमस। सो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं कि जो जाइगोट है उसको उठा के फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं और कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे यानी अब फिर ये जाइगोट जो बना, जाहिर है ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, यानी जाइगोट बाहर में आपने फर्टिलाइज करवा लिया और उसके बाद जाइगोट जैसी बना उसको उठा के डाल दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जाइगोट होगा ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स यानी 8 से ज्यादा ना हो, 8 ही हो। ये समझिए ब्लास्टोमियर्स आर दी सेलुलर स्टेज जहां पे जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है उसमें जो डिवीजन होता है। मान लीजिए मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज हुआ और एक क्या बनाइए जाइगोट। और जाइगोट डिवाइड करता है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस तरह से बनता जाता है। तो जब सेल की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स हो, तब इसको क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए इसको क्या बोला? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो अब ये तो बात हो गई अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। अब बात करते हैं हम लोग IUT की, यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसका मतलब यह है कि अब हम लोग फैलोपियन ट्यूब में नहीं कर रहे हैं बल्कि इंट्रा यूटेराइन का मतलब ये जो यूट्रस है, ये जो आप देख रहे हैं यूटेराइन वॉल में डायरेक्ट या यूट्रस में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अब ये प्रोसीजर अलग अलग है, लेप्रोस्कोपी द्वारा, इंडोस्कोपी द्वारा वगैरह करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इसमें क्या करते हैं IUT में, यानी ब्लास्टोमियर्स, या ऐसे लिख सकते हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स are transferred। मोर देन 8। अब मोर देन 8 से आपको कंफ्यूजन होगी या कंफ्यूजन होगा, तो इसे यूं समझ लीजिए आपकी लगभग स्पेशली इसमें जो है 16 से 32 सेल स्टेज होता है, यानी 16 to 13 सेल स्टेज होता है। इस अवस्था में ब्लास्टोमियर्स को हम लोग इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, या यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। सो हमारा दूसरा जो कंप्लीट हुआ इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखिए आपको बोर्ड में क्या लिखना है, अगर आ गया शॉर्ट नोट 2 नंबर में, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें खास बात यह है दोनों में जाइगोट है, लेकिन बात यह है कि यहां अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स और यहां पे मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। अब बात यह है कि जाइगोट के ऊपर, जाहिर है जाइगोट का जो नंबर ऑफ सेल होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू जो एम्ब्रियो होगा। तो एम्ब्रियो हम लोग बात करते हैं या जाइगोट में जो मल्टीपल सेल्स आते हैं उसकी बात करते हैं, बात एक ही है। तो यहां पे 8 ब्लास्टोमियर्स को ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं हम लोग गिफ्ट पे, यानी जब हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं तो जहन में आता है, देखिए नॉर्मली भी, नॉर्मल लाइफ में भी जो गिफ्ट है किसको ज्यादा पसंद है? जो फीमेल्स होती हैं उसको गिफ्ट ज्यादा पसंद होती है। सो गिफ्ट के लिए हम एक बात कहेंगे कि यहां पे जो नॉर्मल एक फीमेल है जो कि ओवम को
प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन शी इज एबल टू प्रोवाइड द इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि एक फीमेल है जो कि एग जो है वो नहीं बना सकती है और एक फीमेल है जो कि एग बना सकती है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो फीमेल एग बना सकती है, इससे ये इसको इन्होंने एक गिफ्ट कर दिया। ओवम जो है ये फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है और इस ओवम को उठाकर, यानी इस एग को उठाकर, जैसे कि यहां पे नेम से क्लियर है, मैं इसका फुल फॉर्म पहले लिख देता हूं, जिसे बोलते हैं हम लोग गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए इसमें क्या बात आई कि जो गैमीट है इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यहां तक तो बात सेम है, यानी इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप देखिए कहां गया, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बात सेम है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक टर्म ऐड हो गया, गैमीट। गैमीट का मतलब फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गिफ्ट जो है, यानी ओवम, एक ऐसी लेडी है जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो कुछ भी कारण हो सकता है, हमने डिस्कस किया पहले वीडियो में भी। वो गैमेट यानी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका फैलोपियन ट्यूब, उसका जो यूट्रस है, कैपेबल है कि वो बच्चे को ग्रो कर सके या डेवलप हो सकता है बेबी। तो उस केस में क्या करते हैं, जो दूसरी फीमेल है, ये आप लिख लेना, ट्राई कर लेना कि कैसे आप लिखोगे, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो होता क्या है कि एक फीमेल जो है वो ओवम डोनेट करती है दूसरे फीमेल को, और उस ओवम को लेकर डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, इंट्राफैलोपियन ट्यूब में, यानी यहां पर किसी तरीके से ओवम को लाकर रख देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। अगेन ट्रांसफर कर दिया और वापस से यहां पे क्या होगा, यानी नॉर्मल इंटरकोर्स होगा, यहां पे वेजाइना के थ्रू स्पर्म रिलीज होंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, और ये स्पर्म फिर जाकर के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाता है। तो उस केस में, यानी यहां पे आप ये लिख सकते हैं गिफ्ट में, ए गिफ्ट इज अ टेक्निक और प्रोसीजर इन विच अ फीमेल डोनेट एन ओवम to a lady who cannot produce the eggs, but she can develop or she can provide the suitable environment for the fertilization, या जो पूरा फीटस है उसके डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। सो गिफ्ट के बारे में हमने बता दिया आपको, यानी जो गैमीट है वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे फीमेल से ले लेती है। सो आई थिंक कि आपको गिफ्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताना, आई आंसर इट, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ICS की, ICSI, यानी इसका अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए इसमें अब एक बात आती है, ये टेक्निक तब करते हैं जबकि किसी मेल में स्पर्म का जो काउंट है वो कम होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कब करते हैं, जबकि स्पर्म काउंट कम है, या यूं कह लें कि स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि इनफर्टिलिटी के कई रीजंस होते हैं मेल में, उनमें से मेल में स्पर्म काउंट भी है, स्पर्म की मोटिलिटी भी है, ओलिगोस्पर्मिया भी जिसको बोलते हैं। उस केस में क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि नॉर्मली जो इजैकुलेशन होता है उसमें लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, और ये आपको पता है कि 200 to 300 जो मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं उनमें से केवल 100 to 200 या मान लेते 200 सिर्फ स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक जाके पहुंचते हैं, और उनमें से भी कितने फर्टिलाइज होते हैं आप जानते हैं, केवल एक। इसका मतलब यह है कि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, दे एक्चुअली डिस्ट्रॉयड बाय द वेजाइनल सिक्रेशंस, बाय द जो सर्विक्स सिक्रेशन है, या यूट्रस में बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं, उसके द्वारा जो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि जो स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज हुए वो किल हो जाते हैं और उनमें से कुछ बचते हैं जो ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। ये नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए या यूं कह लें कि ऐसा मेल है जिसमें स्पर्म क्वांटिटी पहले से ही कम है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए 200 से 300 मिलियन था, लेकिन अब वो व्यक्ति है जिसमें कि नॉर्मली वो 100 मिलियन जो है स्पर्म को रिलीज करता है, तो जाहिर है 100 मिलियन में स्पर्म जो 100 मिलियन स्पर्म जो है उसमें कुछ स्पर्म की कैपेबिलिटी या हो सकता है चांसेस है कि वो पहुंचे, बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। जबकि 200 से 300 मिलियन में सिर्फ 200 स्पर्म पहुंच सकते हैं, अगर 100 मिलियन है तो चांसेस कितने हैं। इसका मतलब यह है कि अब जो भी स्पर्म आया है, मान लीजिए इस केस में क्या हुआ, अगेन आपने स्पर्म कलेक्ट किया और स्पर्म कलेक्ट करने के बाद फिर से एक ऐसा पेट्री डिश लिया जिसमें आपने ओवम भी कलेक्ट करके रखा हुआ है, लेट्स से कि ये ओवम है। इस केस में आप क्या करते हैं कि इसको सिरिंज में भरते हैं, इसको इंजेक्शन में लेते हैं और इस इंजेक्शन को डायरेक्टली आप क्या करते हैं, यहां पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो स्पर्म इंजेक्शन होता है, डायरेक्टली स्पर्म को आप ओवम में क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं थ्रू इंजेक्शन, इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कोई चांसेस नहीं लेना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि स्पर्म में मोटिलिटी कम हो सकती है या यूं कह लें कि स्पर्म जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं ओवम में। तो इस केस में आप ध्यान रखें, मैंने आपको दो बातें बताई कि यहां पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसलिए करते हैं सो दैट कि वो उन मेल्स में जिसमें कि स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की मोटिलिटी कम है, समहाउ ऐसे स्थिति में हम लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर बात करें तो जैसे देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम विधि द्वारा आप इंसेमिनेट करें। फिर भी अब फिर से मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, इंसेमिनेशन का मतलब सीमेन रिलीज होना। नॉर्मली इजैकुलेशन में जो इंसेमिनेट होता है उस केस में, यानी अगर कोई ऐसा मेल है, ऐसा कोई मेल है जिसमें कि इंसेमिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है कि सीमेन जो रिलीज कर रहा है उसमें स्पर्म की क्वांटिटी या काउंट जो है वो बहुत कम है। उस केस में क्या करते हैं कि नॉर्मली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यानी सीमेन को कलेक्ट करते हैं और सीमेन को कलेक्ट करके वेजाइना में या यूट्रस में एंटर कर देते हैं या छोड़ देते हैं, फिर ये ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहां पे आप सिर्फ क्या करते हैं, सीमेन को कलेक्ट करके वेजाइना तक पहुंचा देते हैं या यूट्रस तक पहुंचा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जहां भी हो। उस केस में हम इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो एक क्विकली हम लोग अगर देखें तो इसमें हमने बताया आईवीएफ के बारे में, जिफ्ट के बारे में, आईयूटी, गिफ्ट, आईसीएस और एआई। ये सारे प्रोसेसेस जो है एक इन्वेसिव प्रोसेसेस होते हैं जिसमें पेशेंट को तकलीफ भी हो सकती है, और इसके अलावा हम बता दें कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेसेस हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्ट, यानी जिसमें हमने बात की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में। इसको अपनाकर, इसका इस्तेमाल कर जो इनफर्टाइल कपल है दे मे हैव द बेबीज और द ऑफस्प्रिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्ट एज वेल एज दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा चैप्टर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करूंगा, उसका आंसर करूंगा, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।